वालेकुम गाइस, मैं मरियम राशिद ट्रैवल विद मरियम में आपके साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत में से होंगे। इस टाइम हम चले हैं अफ़वाह की तरफ से जो सालाना वर्कशॉप होती है उसमें शरीक होने के लिए हम इनवाइट थे। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं कि आज अफ़वाह का सालाना वर्कशॉप का फंक्शन कैसा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप, हम इस टाइम पहुंच गए हैं पार्क हैरी होटल, जिसमें अफ़वाह का जो तरबती वर्कशॉप है सालाना वो स्टार्ट है और हमने स्टार्ट कर दिया और हम इंटर कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम हारून से इब्राहिम और मैं ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट की मेरा बेसिकली बैकग्राउंड है और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ये मार्केटिंग सोशल मीडिया और इसके अलावा की कवर डिजाइन होते हैं और इसके अलावा जो डिजाइन करते हैं पिक्टोरियल मार्केटिंग तो बेसिकली मैं करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो मैं आज इस तकरीब में आके बहुत मुझे अच्छा लगा और मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मुजीबर रहमान शामी साहब जो हैं, ये मुझे आज ही पता चला कि हम तकरीबन हम उम्र हैं। तो मैंने भी 64 में ग्रेजुएशन जो है मेरे कॉलेज में थी। तो मेरी जो इब्तदाई जॉब्स थी कार्टून बनाने की, शामी साहब मेरा ख्याल है उर्दू डाइजेस्ट में भी होते थे और हफ्ते रोज़ा ज़िंदगी में। तो मैंने अपनी जो ज़िंदगी के बेहतरीन कार्टून्स हैं वो वहाँ पे तख्लीक किए शामी साहब के ज़ेर साया। और मैं उनको वाकई ये समझता हूँ कि कॉलम जो लिखना है, एक तो बुनियादी बात है कि उसमें अदब की चाशनी होनी चाहिए, उसमें कोई नई मालूमात होनी चाहिए, उसमें तारीख होनी चाहिए और उसमें आने वाली जो मुस्तकबिल की जो चीज़ें हैं उसका भी हल भी होना चाहिए। तो ये जो पैकेज है ये इसके ऊपर बहुत कम कॉलम नवीस उतरते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत कम लोगों को उस महज पे लाया हूँ। तो मैं शामी साहब को हमेशा कहता था कि शामी साहब आपके कॉलम का मज़ा। तो मुबश्शिर लुकमान को आज मैंने सुना है तो मैं हैरान हो गया हूँ और मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स में मेरा ख्याल एक और का इजाफा हो गया। कासिम अली शाह साहब की जो बातों का जो असर हो सकता है वो मैंने आज मुबश्शिर लुकमान की बातों का, जो बंदा ये बता सकता है कि मैं टॉयलेट साफ करता रहा और आज उसके पास जहाज है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खरा आदमी है। जिस तरह के वो अपना प्रोग्राम करते हैं उनके बारे में 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आज मैंने कोई छोटे मोटे इख्तलाफ होंगे भी तो मैंने माफ़ कर दिया। क्यों कि जो आदमी अपना अपना माजी वो नहीं बोलता तो वो सही है। नहीं तो कई लोग जो है मैंने ज़िंदगी में देखा है कि कई लोगों के जो वालिद थे वो लास्ट नाइट थे फौज में। मैंने खुद सुना वो कहते हैं ब्रिगेडियर थे। यानी लास्ट नाइट होने में कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके आपने उस बाप की मेहनत से तरक्की करके उस मुकाम तक पहुंचे जहाँ पे आप झूठ बोलते हैं। अपना प्रोग्राम शुरू किया टीवी पे, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का है तो मैंने एक स्वॉट एनालिसिस किया कि टीवी पे जगह किसकी बनती है। मैंने देखा वो तलब हुसैन भी थे उस वक्त और वो कमरान खान भी थे और सारे थे, और सूट पहन के फंस फंसा के बीच में आते थे सारे गर्मियों के दिन में भी और बड़ी तहजीब वाली बातें कर रहे होते थे। तो जॉनरा जो बनता था वो बनता था एंग्री मैन का। तो मैंने आके एक गुस्से में एक आदमी जो प्रोग्राम कर रहा था वो करना शुरू किया, वो हिट हो गया। अब तो 7-8 साल के बाद 10 साल के बाद मैंने कहा मैं लोगों को बताऊं कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और इंटेलेक्चुअल भी हूँ। तो मैंने पढ़े लिखे प्रोग्राम करना शुरू किया। हर आदमी ने कहना कि शुरू कर, लिफाफा ले, लिफाफा मिल गया, पैसा लग गया, गड्डी मिल गई। क्यों भाई? अब प्लेट ही मारी हमने।
कुल्हाड़ा नहीं मारेगा तो ऐसा प्रोग्राम नहीं, क्योंकि देखिए राइटर होता है एंकर की तरह, वो एक ब्रांड होता है। जैसे अहमद फराज साहब या मुनीर न्याजी साहब या फैज अहमद फराज साहब, आप उनसे एक पर्टिकुलर चीज तख्लीक जो है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं तो ब्रांड कोका-कोला या पेप्सी की तरह कि अगर आप यूगोस्लाविया चले जाएं, बॉस्निया चले जाएं और आप रेस्टोरेंट में कोक मांगते हैं, तो अगर आपको वो हरे रंग की कोक दे देगा जिसमें गैस भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कोक वही चाहिए जो काले रंग की है, जिसमें गैस निकलती है, वही चाहिए। यही हम लोगों का एक प्रॉब्लम है। हम जब अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, फिर हम उस ब्रांड को बदल नहीं सकते, फिर हम उस ब्रांड से निकल नहीं सकते, फिर वो छाप अच्छी है कम अच्छी है, बाद में हमारे लिए आफ्टर थॉट्स है, वो वही रहेगी और उससे हम नहीं निकले। तो ये बड़ा सोच के आपको अपने ऊपर ब्रांडिंग करनी है कि हमने किस किस्म का राइटर बनना है, किस किस्म का लिखारी बनना है। ये जो वर्कशॉप्स होती हैं ये आपकी स्किल सेट से इंप्रूव कर सकती हैं, ये आपको बता सकती हैं कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनको लेकर आप बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, नौजवान लिखारी। हम तो वो लोग हैं जो नकल उकल मार के किसी तरह राइटर बन गए। एक लिखारी के बारे में मेरा ये मानना है, आप अगर राइटर हैं, अदब की किसी भी सिम्त से वाबस्ता हैं, तो फिर आपको पूरे कौम का बीड़ा उठाना पड़ेगा। कतई नजर इस बात के कि आपको माना जा रहा है नहीं माना जा रहा, आपकी पजीराई हो रही है, आपका घर चलता है इसके पैसों से या नहीं चलता, ये बड़ा औखा सा काम है। आपने देखा होगा बाबा जी इशफाक साहब या राय रवा बानो पुसियाबा की अगर आपने पढ़ी हो तो उन्होंने ईची बीची सब कुछ लिखा हुआ उसके अंदर। अपना आप खोलना पड़ता है, शादी कैसी हुई, घर कैसे चलता था, स्क्रिप्ट लिख के सोफे कैसे खरीदे जाते थे, बानो पुसिया ने यही लिखा है ना इशफाक अहमद ने। वो शख्स आप में से जो अपनी बहुत ज्यादा इज्जत करता है वो कभी बड़ा राइटर नहीं बनेगा, वो शख्स बन जाएगा जो सामने वाले की इज्जत करता है। मैं ड्रामा फील्ड में मैं कैसे आया और अल्लाह ताला ने क्या कर्म कर दिया, ये बड़ी लंबी सी कहानी है। जिस तरह से मैं जहां जहां पहुंचा हूं ऐसे लोग पहुंचते नहीं है, और मेरी तरह सारे रेयर केस होते भी नहीं है कि जिनको पता ही नहीं थी वो कर्म किया है। मैं एक्टिंग करने आया था, पता चला जी कि इशफाक साहब मिल गए, डॉक्टर अनवर सजाद मिल गए, ये लोग जानते हैं मैं किनका नाम ले रहा हूँ। अब दो इंतहाएं, एक कॉमरेड था और एक पापा था। अब दो टीचर मुझे ड्रामा लिखना सिखा रहे हैं, तो मैं की बन गया वहां का चूचू का मुरब्बा। सुबह को डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाता था अंदरून शहर, वो कहते थे बस मान लो छीन लो बस। वो शाम को दास्तान सराय इशफाक साहब के पास जाना, उन्हें कहना काका माफ कर दे, छड़ दे, बढ़ दे। अब अजीब एक तसब्सुब का शिकार रहा। देखें, अगर आपने लिखना है तो आपके लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर आप ड्रामा राइटर बनते हैं मिसाल के तौर पे, तो कोई शख्स आपको 20 या 25 लाख रुपए एक स्क्रिप्ट के क्यों देगा, ये एक सवाल अपने आप से करना पड़ेगा ना। और ये वो दौर है ही नहीं कि जिसमें सिर्फ आप कौमी खिदमत के जज्बे के तहत लिखना शुरू कर दें। किचन चलना बड़ा जरूरी है। मैं ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जरूरियात की बात कर रहा हूँ। एक राइटर के लिए मुस्बत होना बड़ा जरूरी है। मेरे कई राइटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, दोस्त हैं, तो जब कोई भी इवेंट होता है, कोई बड़ा सानिया पाकिस्तान में हो जाए, तो वो लिखते हैं टांग दो, मार दो, फांसी लगा दो। तो मैं अक्सर उनको प्राइवेट कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ की है, क्या ये हादसा पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में या इंसानी तारीख में पहली दफा हुआ है? कहता जी ये तो एनजीओ हो गया। तो मैं क्या, अगर आपने वही रवैया रखना है जो अवाम का है और आपने कोई अलहदा से कोई माफी या दरगुजर की बात नहीं करनी, तो फिर भाई इस कलम को उठाने की जरूरत क्या थी? मार दो, टांग दो, वो तो फिर तो आम आदमी हो गए, आप तो फिर खास तो नहीं हुए।
आप असाज़ा के दर्जे पे फाइज हो जाते हैं जब आप कलम उठा लेते हैं। और अगर आपके अंदर अपनी शख्सियत को अलहदा करके अखलाकी असूलों पर खड़े हो, ये सोच कैसे आएगी? ये सोच कतन ऐसे नहीं आ सकती जब मैं डंडा उठाने वाली बात करूंगा तो मैं छीन लो और मार दो। 55 साल हो गए ने लाहौर दे विच सारे जलसे भुट्टो दे दौर तो लैके अज ताईं सारे दौर वेख लेने, तो मैं कूल आदमी है, पिकनिक करन दे हैं। वो बाबा जी वासिफ अली वासिफ सरकार के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा ओ जी बेड़े गर्क हो गए, देखो इंज हो गया, खाना खाया। वो कहना नहीं जी उन्हें इंज कीता, वजीर ने इंज कीता। उन्हें कहा तू कीता खराब? कहंदे नहीं। कहते ठीक कर सकदा? कहंदे नहीं। कहंदे गाना गा। आपकी जितनी एनर्जी है, मैंने कॉलम लिखना इसलिए छोड़ा था, बाबा जी इशफाक साहब अपनी हयात मुबारक मुझे कहा करते थे, काका पढ़ लिया करते थे मेरा कॉलम, कहते यार छड़ दे यार। मैं क्यों? कहता तेरा जाविया फिक्र तनकीदी होता जा रहा है, तू अकेटा जज्बाती है। मैं वो नवाकम पढ़ लिया। इशफाक साहब के मरने के 5 साल बाद तक सोचता रहा कि यार लोग मुझे पहचानते हैं। वो कहते यार जी साहब आपका कॉलम पढ़ा था, क्योंकि मैं भी उसने वजीर आला ने इंज करता, फलां ने इंज करता। मैं दुनिया का सबसे अजीम आदमी बनने की कोशिश करता था, क्योंकि हमें सामने वाला फरिश्ता चाहिए और अपने मामले में हम सोचते नहीं कि इफ्तिखार है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर जब मुझे समझ आई, मैं कहने यार बाबा इशफाक ठीक कहता है, जब मैं यही करता रहा तो मैं तो बड़ा नेगेटिव हो जाऊंगा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप में से शादीशुदा है, आज अपने घर जाए 10 दिन तक सिर्फ बीवी को इतना कहना हाथ धोते ने, बस बेगम हाथ धोए। 8वें दिन ताड़ी बुढ़ी जड़ी ना डिप्रेशन चली जाएगी, 10वें दिन तलाक ले लेगी ताड़े को, सिर्फ इतनी सी बात पे हाथ धोते ने। आप जो लिखने जा रहे हैं वो ज़हनों पे क्या असर डालेगा, खुदा की कसम बड़ा जरूरी है। आज आने की 2 वजूहत हैं, एक आप लोग और पत्नी। इस हॉल में एक बच्ची बैठी हुई है, उसका मुझे मैसेज आया था किसी के थ्रू कि आज उसकी मंगनी है। वो कहती थी मैं तानू छोड़ के उस बात जावा की पत्नी है कि नहीं। तो मैं फिर इसलिए आ गया क्योंकि मेरा राब्ता हो नहीं पा रहा था, मेरा नंबर जिस पे मैंने राब्ता किया था वो बंद था। तो काइंडली अगर आपका स्क्रिप्ट किसी की इज्जत नफ्स नहीं पाल सकता, अगर किसी को आसान रास्ता फराहम नहीं कर सकता, अगर किसी को एक बैक स्टेप लेना नहीं सिखा सकता, माफी मांगना नहीं सिखा सकता, मैजिक वर्ड्स यूरोप में कहते हैं इसको सॉरी और थैंक यू, अगर ये 2 वर्ड्स नहीं सिखा सकता तो बेहतर है कुछ मत लिखना। अल्लाह में सागिरता फरमाए, सागिर तकसीम करने का शर्मता फरमाए। आमीन जी। वालेकुम सलाम। ये था अफवाह की तरफ से अनाउंस किया हुआ अफवाह की तरबियती वर्कशॉप जो सालाना थी, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया की तरफ से लोग आए, डिफरेंट शोबों से यहाँ पर लोग आए, और ये टाइम है कि इस टाइम पे सब ने अलविदा कहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं आप सबको भी कहूँगी कि इस तरह की जो तरबियत वर्कशॉप्स होती हैं, आप सब भी ऐसी वर्कशॉप्स पे आएँ, इनको अटेंड करें, और बेशक हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन जगहों से। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो हमें बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो उन्होंने सीखा होता है वो हमें भी सिखाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे आएँ और कुछ सीखें। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के दौर में जहाँ बुक्स वगैरह का सारा ये ख़त्म हो चुका है सीज़न, आजकल सिर्फ टैबलेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर पे लोग आ गए हैं। ऐसे में अगर लिखारियों ने कुछ कोशिश की हुई है तो हमें उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 आप खुद भी और अपने बच्चों को भी ऐसी वर्कशॉप्स के साथ जोड़ के रखें। जज़ाकल्लाह खैर।